बेचारा इमाम बख्श सादा निगाहों से मेरा चेहरा देख रहा था। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, रतौली गए हो भैया कभी? नहीं बाबा जी, मैं कभी नहीं गया। तो फिर अलीमुद्दीन खान के बारे में कैसे जानते हो? बस ऐसे ही नाम सुना था किसी से, और इस मज़ार के बारे में बहुत कुछ सुना था जहाँ से लोगों को बड़ा फैज़ मिलता था। अरे इनकी क्या पूछो हो, रतौली संभाले हुए थे। जो पहुँच जाता मुराद पूरी हो जाती थी। यकीनन बाबा जी, यकीनन। वैसे बाबा जी और भी ऐसे मज़ार होंगे जहाँ मुरादें पूरी हो जाती होंगी। लो भैया, बुजुर्गों से दुनिया खाली हो गई है क्या? अरे एक से एक पड़े हैं। आपको किसी ऐसी जगह का पता मालूम है? कोई ऐसे बुजुर्ग जिनका बड़ा नाम हो? कोई कमी है उनकी? दिल्ली जाओ निज़ामुद्दीन औलिया, अजमेर जाओ ख्वाजा साहब, गलिया शरीफ जाओ साबिर पिया, और फिर हज़ारों खुदा के नेक बंदे हर जगह मौजूद हैं। भैया कोई मन्नत है तुम्हारी? हाँ, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। बाबा इमाम बख्श मुझे देखते रहे, शायद सोच रहे थे कि मैं इन्हें अपनी मन्नत के बारे में बताऊंगा, और फिर जब कुछ ना बोला तो खुद भी खामोश हो गए। सफ़र जारी रहा, न जाने कब सो गया। दिन की रोशनी में आंख खुली, गर्मी लग रही थी। रेल के पंखे न जाने क्यों बंद हो गए थे। बाबा इमाम बख्श भी मौजूद नहीं थे। हो सकता है उनका स्टेशन आ गया हो। रेल के पहिए रगड़ रहे थे, शायद ब्रेकें लग रही थीं। कोई स्टेशन आ रहा था। खिड़की से बाहर खाली खाली इमारतें नजर आ रही थी। मैं उन्हें देखने लगा। सांसी का स्टेशन था। पत्थर की सिल पर यह नाम लिखा हुआ पड़ा था। ट्रेन रुक गई, लेकिन बमुश्किल 2 मिनट। फिर विसिल हुई, एक झटका लगा और ट्रेन रेंगने लगी। मेरी नजरें खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर जमी हुई थीं, जहां इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। आगे वाले डब्बों से इस स्टेशन पर उतरे हुए लोग अभी अपना सामान संभाल रहे थे। प्लेटफॉर्म के इंतहाई सिरे से मेरा डब्बा गुजरा तो मैंने एक बुर्का पोश औरत को देखा, जो शायद तन्हा थी। उसने एक वजनी टोकरी संभाली हुई थी, जो अचानक नीचे गिर गई। टोकरी चटाई की बुनी हुई थी। उसका हैंडल टूट गया था। कुछ सामान नीचे गिरा तो औरत ने घबराकर अपना बुर्के का नकाब उलट दिया, और फिर अचानक बिजली से चमक गई। ये सारा खेल एक लम्हे का था। मेरे डब्बे ने प्लेटफॉर्म का आखिरी सिरा छोड़ दिया। ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी, मगर इस उल्टे हुए नकाब से जो चेहरा नमूदार हुआ था, इसने मेरे पूरे वजूद को लर्जा दिया था। वो मेरी बहन शम्सा थी, मेरी छोटी बहन। अपने खून को ना पहचानता। कुछ लम्हे तो हवाज ही मुअत्तल रहे। सोचने समझने की कुव्वतें मफलूज हो गईं, मगर फिर एकदम होश सा आ गया। मैं दीवानावार अपनी जगह से उठा। मुमकिन था कि चलती ट्रेन से छलांग लगा देता, मगर हाथ जंजीर पर जा पड़ा था, और जहन ने साथ भी दिया था। चुनाचा पूरी कुव्वत से खींच दी। लोग चौंक कर मेरी इस तरारी हरकतों को देखने लगे। किसी ने कुछ कहा भी था, मगर मैं दरवाजे पे पहुंच गया और आधा नीचे लटक गया। लोग चीखने लगे थे, मगर किसी के अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। ट्रेन की रफ्तार फौरन ही मध्यम होने लगी, और फिर बस वो इतनी मध्यम हुई कि मुझे ज़मीन नज़र आने लगी, तो मैंने छलांग लगा दी। प्लेटफॉर्म काफ़ी दूर हो गया था। पीछे क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं था। बस मैं बेतहाशा प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रहा था। शम्सा, वो यहाँ क्या कर रही है? वो ट्रेन में तन्हा कहाँ से आई थी? शम्सा, मेरी बहन शम्सा। पैरों में पंख लग गए। खासा फासला था, मगर मैंने बर्क रफ्तारी से तय कर लिया, और प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर सांस बुरी तरह फूल रहा था। आंखों के सामने अंधेरा सा फैल रहा था, मगर मैं आंखें फाड़े शम्सा को तलाश कर रहा था। वो अब प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रही थी। यकीनन सामान संभाल कर बाहर निकल गई होगी। चुनाचा मैं स्टेशन से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। टिकट चेकर अपनी जगह से हट चुका था, तो मैं बाहर निकल आया। चारों तरफ सन्नाटा था। बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। मैंने हर तरफ नजरें दौड़ाई, मगर शम्सा नजर नहीं आई। कुछ फासले पे 2 तांगे खड़े हुए थे। एक आगे था और दूसरा इससे कुछ पीछे। तांगे वाला नीचे खड़ा घोड़े के शाने से हिला रहा था। मैं इसके करीब पहुंच गया। अभी अभी यहाँ तुमने किसी लड़की को देखा? मैंने फूले हुए सांस के साथ पूछा, और तांगे वाला मुंह फाड़े मुझे देखने लगा। एक लड़की बुर्का पहने हुई थी, हाथ में टोकरी थी। मैंने फिर कहा, हाँ जी। तांगे वाला बोला, कहाँ गई? किधर गई? मैंने फिर कहा, हमें क्या मालूम जी। और तुम तो कह रहे थे कि तुमने उसे देखा है। देखा तो है जी, मगर वो किधर गई है हमें क्या मालूम। पैदल गई है? मेरा सांस बहाल होता जा रहा था। नहीं जी, सज्जू के तांगे में गई है। ओहो, तो ये कहो। चलो तुम भी चलो। मैं इसके तांगे पर चढ़ गया, और तांगे वाला हैरानी से मुझे देखने लगा। अजीब बेवकूफ़ आदमी। चलते हो या मैं तुम्हारा तांगा ले जाऊं? मैंने दांत पीस कर कहा। अरे नहीं जी, मगर जाओगे कहाँ? वो उचक्कर तांगे में चढ़ गया, और उसने घोड़े की लगामें थाम ली। आगे बढ़ो, मैंने गुर्राकर कहा, और तांगे वाला घोड़े को टकटकाने लगा।
सड़क पतली थी, नाहमवार थी, सुर्ख ईंटों से बनी हुई, जो ज़्यादातर जगह से टूटी हुई थी और इन पर जगह जगह घोड़ों की लीद नजर आ रही थी। दो रोइये दुकानें और इमारतें नजर आ रही थीं, भद्दी, बदनुमा और प्लास्टर से महरूम, मगर दूर दूर तक सन्नाटा था और आगे जाने वाला तांगा अभी तक नजर नहीं आया था। मैंने तांगे वाले के शाने पे हाथ रखा और वो उछल पड़ा। मेरे रवैये और अंदाज से वो कुछ खौफजदा सा हो गया था। क्या बात है जी? उसने सहमी हुई आवाज़ में पूछा। माफ़ करना दोस्त, वो बुर्का पोश लड़की मेरी बहन है, मुझसे बिछड़ गई है और बहुत दिन के बाद वो मुझे नज़र आई है, इसलिए परेशान हो गया हूँ। ज़रा तांगे की रफ्तार तेज़ करो, सज्जू के तांगे को पकड़ो, जितने पैसे मांगोगे मैं दूंगा। अच्छा जी। उसने एक तरफ अड़ूसा हुआ सांटा निकाल लिया और फिर घोड़े को हिदायत देने लगा। ये सड़क सीधी गई है? चौराहे तक जी। ओह, ज़रा जल्दी चलो, कहीं वो दूर ना निकल जाए, मैंने बेचैनी से कहा और तांगे वाले ने फिर घोड़े से गुफ्तगू शुरू कर दी, मगर घोड़े से इसके ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर मालूम नहीं हो रहे थे, इसलिए घोड़ा इसे ताबून नहीं कर रहा था। चौराहे तक जी। ओह, ज़रा जल्दी चलो, कहीं वो दूर ना निकल जाए, मैंने बेचैनी से कहा और तांगे वाले ने फिर घोड़े से गुफ्तगू शुरू कर दी, मगर घोड़े से उसके ताल्लुकात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं मालूम होते थे, इसलिए घोड़ा इसे ताबून नहीं कर रहा था। हम चौराहे पे पहुंच गए और तांगे वाले ने एक जायज़ सवाल कर दिया। अब किधर चलूं जी? मैं क्या जवाब देता, आंखें फाड़ने लगा। तांगे वाले ने खुद ही ये मुश्किल हल कर दी। वो जा रहा है सज्जू का तांगा। मैं उछल पड़ा। कहाँ? वो इधर गया है, दूर है, तो चलो ना, कहीं उछल ना हो जाए, मैंने कहा और तांगे वाले ने घोड़े को चाबुक लगाने शुरू कर दिए। खुदा खुदा करके मैंने भी सज्जू का तांगा देख लिया, वो भी इसलिए कि उसकी रफ्तार बहुत सुस्त हो गई थी। फिर हम उस वक़्त पहुँचे जब वो रुक गया। बुर्का पोश लड़की की एक झलक मैंने देखी। वो एक मकान के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई थी। मैं गहरी सांस लेके नीचे उतर गया। तांगे वाले को मैंने एक नोट दिया तो वो बोला, छुट्टे नहीं है जी? जाओ भाई, खुदा के वास्ते जान छोड़ो, मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा और आगे बढ़ गया। शमसा इस सामने वाले मकान के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी और इसी दरवाजे की इसके दूसरी तरफ यकीनन मेरे माँ बाप होंगे। आंखें तरस गईं थी उनकी सूरतों को। अब तो इनके चेहरे भी धुंधला गए थे। शमसा, मेरी रूह, मामू रियाज, अम्मी, अब्बा, ये बेचारे मेरी वजह से किस तरह दरबदर हुए हैं। सांसी इस शहर का नाम है, हमारा यहाँ से कभी कोई वास्ता नहीं रहा था। न जाने किन हालात के तहत उन्होंने इधर का रुख किया होगा, और वो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं थे। कैसे जाऊँगा उनके सामने? क्या होगा वहाँ जाकर? कैसे बिलकेंगे वो? कदम मन भर के हो रहे थे, बदन ढला जा रहा था। मैं खुद उनसे दूर भागता रहा था, मगर सिर्फ ये सोचकर कि मैं एक मुजरिम हूँ, कातिल हूँ, और मनहूस भूरिया चरण मरदूद की तवज्जो उनकी तरफ न जाने पाए। वो इससे बचे रहें, और अब मैं उनके सामने अगर जाऊँ तो क्या वो सब कुछ मुझसे नहीं पूछेंगे? बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने जिसे भूरिया चरण के बारे में बता दिया वो बच ना सका, और इनके पास रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनसे मिलूंगा, दिल हल्का करूंगा, बस इतना कहूंगा उनसे कि मेरे लिए दुआ करें, खुदा से मेरी मुश्किल दूर करने के लिए गिड़गिड़ाएं। मैं इस अजाब से निकला तो इनकी खिदमत करूंगा, वरना वो मुझ पर सब्र कर लें। हाँ, महमूद की खैरियत उन्हें ज़रूर बता दूंगा। मामू रियाज के बारे में पूछूंगा कि वो किसके साथ शक्तिपुर गए थे। ये सारे ख्यालात इन चंद कदमों का फासला तय करते हुए दिल में आए थे। अजीब तशन्नुजी कैफियत हो रही थी। न जाने किस तरह दरवाजे की जंजीर बजाई। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, दूसरी तरफ कुछ आहटें सुनाई दी। जंजीर हिली और मेरी रूह आंखों में आ गई। अब अब्बा का चेहरा नजर आएगा, अम्मी होंगी या शमसा, मगर दरवाज़ा खुला तो उनमें से एक चेहरा भी आंखों के सामने नहीं था। वो एक बारिश बुजुर्ग थे, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े, चेहरे पे नरमी थी। जी मियाँ, किससे मिलना है? उन्होंने नरम लहजे में पूछा। वो महफूज मियाँ, हम यहाँ रहते हैं, नियाजुल्लाह है हमारा नाम, यहाँ कोई महफूज नहीं रहते। अम्मी, शमसा, मेरी आवाज़ रुन गई और नियाजुल्लाह चौंक कर मुझे देखने लगे। कुछ अजीब सा अंदाज था उनका, जैसे मेरी कैफियत पे गौर कर रहे हों। मेरे चेहरे पे मायूसी की गहरी लहरें चढ़ गई थीं। आंसू थे, आंखों में उमड़े आ रहे थे, हलक बंद बंद सा हुआ जा रहा था। सारे तसव्वुरात चकनाचूर हो गए थे। ये चंद कदम का फासला तो मैंने ख्वाबों के महल बनाकर तय किया था। दिल ने यकीन कर लिया था कि माँ बाप का चेहरा निगाहों के सामने होगा, मगर ये सब कुछ कहाँ से आए हैं मियाँ? सांसी के रहने वाले हैं या कहीं बाहर से आए हैं? बुजुर्ग नियाजुल्लाह ने बदस्तूर नरम लहजे में पूछा, और मैं फिर एक बार चौंक पड़ा। मेरे माँ बाप इस घर में नहीं रहते तो शमसा यहाँ
कहाँ से आई? मैंने बुजुर्ग के अक़ब में अंदर झांकते हुए कहा, जनाब यहाँ अभी मेरी बहन आई है, शम्सा है उसका नाम, सिया बुर्का ओढ़े हुई थी, हाथ में चटाई की बनी हुई एक टोकरी थी। वो मेरी बिछड़ी हुई बहन है। रेलवे स्टेशन पे मैंने उसे देखा था, लेकिन रेल दूर निकल चुकी थी। मैंने जंजीर खींचकर रेल रोकी और नीचे कूद पड़ा। जब रेलवे स्टेशन में पहुंचा तो वो तांगे में बैठकर चल पड़ी थी और बमुश्किल तमाम मैं दूसरे तांगे में इसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आया हूँ। मैंने उसे अपनी आंखों से आपके घर में दाखिल होते हुए देखा है। नियाजुल्लाह की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हारी बहन शम्सा? जी, वो अभी अभी बुर्के में मलबूस, मगर वो तो मेरी बेटी अजीज़ा है, अपनी खाला के यहाँ गई थी, 1 माह के बाद वहाँ से वापस आई है। हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हुई हो। अच्छा यूं करो, अंदर आओ ज़रा, आ जाओ, झिझकने की ज़रूरत नहीं है। मैं हिचकिचाया तो नियाजुल्लाह साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दरवाजे के अंदर ले गए। छोटा सा सहन, उसके बाद बरामदा जिसके अंदर 3 कमरों के दरवाजे और न जाने क्या क्या। बरामदे में एक तख्त पड़ा हुआ था जिस पर दरी और सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। एक तरफ चौकी बिछी हुई थी जिस पर जाय नमाज तह की हुई रखी हुई थी। जाय नमाज पे हज़ारा तस्बीह रखी हुई थी। बुजुर्ग मुझे बरामदे में ले आए और तख्त पर बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, अजीज़ा बेटी, अजीज़ा ज़रा बाहर आओ। आई अब्बा जान, कपड़े बदल रही हूँ, जवाब मिला। बुजुर्ग खुद भी मुझसे कुछ फासले पर तख्त पर बैठ गए। वो बदस्तूर मेरा जायज़ा ले रहे थे और मेरे चेहरे पर बिखरे हुज़्न व मलाल से मुतासिर मालूम होते थे। फिर उन्होंने कहा, मियाँ कहाँ से आ रहे हो? शक्तिपुर से। ओह अच्छा, मगर तुम्हारी बहन कैसे बिछड़ गई तुमसे? अभी इनका सवाल ख़त्म ही हुआ था कि दरमियानी दरवाजे से एक लड़की अंदर दाखिल हुई। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस, अच्छे खदोखाल, उम्र तकरीबन 26-27 साल, मगर चेहरा शम्सा का नहीं था। खदोखाल भी नहीं मिलते थे। फिर न जाने क्या हुआ था, मुझे इसके चेहरे पर शम्सा का धोखा क्यों हुआ था। कुछ गलती हो गई, यकीनन कोई गलती हो गई। मैंने तो शम्सा को ही देखा था। हो सकता है इस बेवकूफ़ तांगे वाले ने, मगर नहीं, लड़की मुझे देखकर एकदम ठिठक गई। उसने वापस दरवाजे के अंदर जाना चाहा, लेकिन नियाजुल्लाह की आवाज़ उभरी, आ जाओ बेटी, आ जाओ। लड़की ठिठकती हुई बरामदे में आ गई। मेरी निगाहें झुक गईं। नियाजुल्लाह साहब मुस्कुरा कर बोले, मियाँ फैसला करो, ये तुम्हारी शम्सा है या हमारी अजीज़ा? मैं जल्दी से तख्त से नीचे उतर गया और शर्मिंदा से लहजे में बोला, मैं बेहद शर्मसार हूँ, इंतहाई माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई है। अरे तो उठकर क्यों खड़े हो गए भाई? हमारी अजीज़ा अगर तुम्हारी बहन शम्सा बन जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। क्या बात है बजान, कौन है ये? स्टेशन से तुम्हारा पीछा करते हुए आए हैं, बल्कि तुम्हारी वजह से अपना सफ़र खोटा कर चुके हैं। मैं समझी नहीं अब्बा मियाँ। स्टेशन पे आप बुर्का ओढ़े हुई थी, आपके हाथ में एक टोकरी थी जिसका एक हैंडल टूट गया था, क्या ऐसा हुआ था? मैंने बेख्तियार पूछा। जी हाँ, ऐसा हुआ था, लड़की ने कहा, और मेरे दिल में उम्मीद की आखिरी शमा भी बुझ गई। ये ख्याल आया था, एक लम्हे के लिए तांगे वाले की गलत रहनुमाई से मैं यहाँ आ गया। हो सकता है शम्सा किसी और से निकल गई हो, मगर टोकरी के वाक़े का एतराफ़ इस बात की ज़मानत था कि मेरी आंखों ने ही धोखा खाया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और नियाजुल्लाह साहब चौंक कर इधर उधर देखने लगे। फिर बोले, पता नहीं कौन है, मैं देखता हूँ। लड़की हैरान से खड़ी मुझे देख रही थी। वैसे ही क्या हिमाकत हुई थी कि मजीद यहाँ रुकता। नियाजुल्लाह के पीछे पीछे ही दरवाजे तक आया। दरवाज़ा खुला तो सामने ही उस तांगे वाले की शक्ल नजर आई जिसके मरियल घोड़े ने बामुश्किल तमाम यहाँ तक पहुँचाया था। तांगे वाला मेरी शक्ल देखते हुए बोला, नोट तोड़वा लाए हैं जी आपका, छुट्टे पैसे ले लें। नियाजुल्लाह साहब चौंक कर मुझे देखने लगे। तांगे वाले की बात ऐसी थी कि मुझे हंसी आ जाती, मगर तकदीर में आंसू ही आंसू लिखे हुए थे। हंस न पाया और तांगे वाले से कहा, भाई मैंने तुमसे छुट्टे पैसे वापस तो नहीं मांगे थे। तांगे वाला हैरत से बोला, मगर नोट तो जी आपने हमें 10 रुपए का दिया था और यहाँ तक का बनता है 1.25 रुपया, बाकी पैसे का हम क्या करेंगे? तांगे वाला मासूमियत से बोला। नियाजुल्लाह साहब ने मेरी तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाकर तांगे वाले से पैसे ले लिए और तांगे वाला इत्मीनान से वापस मुड़ गया। नियाजुल्लाह साहब हंसते हुए मुड़े और पैसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, जी मैं जाना चाहता हूँ और एक बार फिर आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो मेरी इस हरकत पर नाराज़ हो जाता, लेकिन आपने, खुदा आपको इसका अजर दे। सारी बातें ठीक है, मगर आप तशरीफ़ कहाँ ले जा रहे हैं? आइए, आप अब हमें ऐसा भी गया गुजरा ना समझें कि हम आपको एक प्याली चाय भी ना पिला सकें। और जहाँ तक बात रही आपकी गलतफहमी की, तो मियाँ गलतफहमी इंसानों ही को होती है।
اس میں برائی کی کیا بات ہے، بلکہ ہمیں تو افسوس ہے کہ آپ کا نقصان ہوا۔ نہ جانے کہاں تک کا ٹکٹ ہوگا آپ کا، یہاں اترنا پڑ گیا۔ اب واپس جاؤ گے تو نیا ٹکٹ لینا پڑے گا۔ میں نے جلدی سے جیب سے ٹکٹ نکال کر نیاز اللہ صاحب کے سامنے کر دیا تاکہ اپنی سنائی ہوئی کہانی کی تصدیق کر دوں۔ نیاز اللہ صاحب نے ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے واپس تخت پہ لا کے بٹھا دیا۔ لڑکی ابھی تک اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ نیاز اللہ صاحب نے اس سے کہا، عزیزہ بیٹی، تھکی ہوئی تو ہوگی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ناشتہ کرائے بغیر تمہیں نیند نہیں آئے گی، اور پھر اب تو ہمارے پاس ایک مہمان بھی ہیں، چنانچہ ہو جائے ذرا جلدی سے تیاری۔ انڈے نعمت خانے میں رکھے ہیں اور تمہارے ہاتھوں کے بے مثال پراٹھے۔ میاں نامعلوم مزہ نہ آ جائے تو ہمارا ذمہ۔ اماں بیٹھو، تکلف پہ تکلف کیے جا رہے ہو۔ میاں لکھنؤ کے ہو کیا؟ بیٹھو بھائی بیٹھو، کم از کم اپنا نام تو بتا دو۔ کچھ ایسا عجیب لہجہ تھا ان کا، ایسی اپنائیت اور محبت تھی کہ حلق میں پھنسا ہوا گولا پھوٹ بہا اور نہ جانے کس طرح آنسوؤں کے ساتھ سسکیاں ابل پڑیں۔ عزیزہ، جو دروازے کی جانب مڑنے ہی والی تھی، ٹھٹک کر رک گئی۔ نیاز اللہ صاحب بھی حیران رہ گئے، مگر میں کیا کرتا؟ نہ جانے کیوں میں نے اس لڑکی کو شمسا کے روپ میں دیکھا اور میرا وجود تہو بالا ہو کر رہ گیا۔ پھر نہ جانے دل میں کیا کیا آس لیے اس دروازے تک آ گیا۔ برسوں کے بچھڑے ہوئے کو دیکھنے کی آس بندھی ہوئی تھی، لیکن نیاز اللہ اور عزیزہ مجھے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے اس طرح روتے ہوئے سخت شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن بند ٹوٹ گیا تھا، بہاؤ رو کے نہ رک رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، پھر بھی برداشت نہ ہو سکا تو تیزی سے دروازے کی سمت دوڑ پڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ نیاز اللہ کی آوازیں سنائی دیں، یقیناً روک رہے ہوں گے، مگر میں نہ رک سکا اور ان کے گھر سے باہر نکل آیا، دور نکل آیا۔ اس عالم میں سڑکوں پہ بھاگنا بڑا عجیب سا تھا، خود کو سنبھالنا ضروری تھا۔ سامنے ہی بڑھ کا ایک درخت نظر آیا جس کا تنا بے حد چوڑا تھا، اس کی آڑ میں رک گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، ویسے بھی سانسی بہت بڑی جگہ نہیں تھی، آبادی بھی بہت زیادہ نہیں تھی، چنانچہ اس وقت آس پاس لوگ نظر نہیں آئے اور یہاں مجھے کافی سکون ملا۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آنسو خشک کیے بھورے چرن کے خلاف دل میں جو نفرت تھی وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کیا کروں اس کمبخت کا، کیا کروں؟ ہمیشہ ایسی چوٹ دیتا ہے کہ دل سینے سے باہر نکل آئے۔ یقینی طور پہ وہ بھی میری نظر کا ہی دھوکہ تھا۔ نہ جانے کون سے بہتر راستے کی سمت سفر کر رہا تھا، ادھر میری منزل ہو، اور پھر رتولی کے اس سقے نے جو کچھ بتایا تھا وہ بھی میرے لیے باعث دلچسپی تھا، لیکن بھوریا چرن کمبخت مجھ پر بھرپور نگاہیں رکھے ہوئے تھا اور کہیں بھی میری دال گلنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ لڑکی شمسا کی شکل میں دکھا کر اس نے مجھے ریل سے نیچے اتار دیا تھا۔ خیر بھوریا چرن، ایک وقت تو ایسا آئے گا جب میں تجھ پر حاوی ہو جاؤں گا۔ جو خیال تیرے دل میں ہے اس کی تکمیل نہ کرنے کو میں نے اپنا ایمان بنا لیا ہے، اور اس ایمان کو زندگی سے زیادہ قیمتی قرار دے دیا ہے۔ دیکھوں گا اس جد و جہد میں زندگی کب اور کس طرح چلی جاتی ہے، لیکن پیر بھاگن کے مقدس مزار کی بے عزتی یا بے حرمتی اپنے پورے خاندان کی زندگی کی قیمت پر بھی نہیں کروں گا۔ ہاں بھوریا چرن، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ تو بھی دیکھنا، تیرا واسطہ ایک مسلمان سے پڑا ہے۔ دل میں نہ جانے کیا کیا تصورات آتے رہے۔ شہر میں رونق ہوتی چلی گئی، اب زیادہ لوگ آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ پہلے تو یہ سوچا تھا کہ کسی غلط ٹانگے کا تعاقب کر بیٹھا ہوں، لیکن جب نیاز اللہ صاحب کی بیٹی نے ٹوکری گرنے کے واقعے کو بھی تسلیم کر لیا تو اس کے بعد کوئی شک نہیں رہ گیا، اور اب یہاں شمسا کی تلاش بیکار ہی تھی۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا، اس کے بعد سانسی شہر کا جائزہ لینے کے بارے میں سوچا، وہاں سے چل پڑا۔ بس یوں ہی نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا، کوئی تصور ذہن میں نہیں تھا، کھانے پینے کا بھی کچھ ہوش نہیں تھا، دل تھا کہ مسلسل رو رہا تھا۔ دوپہر ہو گئی اور سورج عروج پر پہنچ گیا، گرمی کافی تھی۔ میں ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھا، صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہاں رکنا بیکار ہے، ریلوے اسٹیشن جاؤں، اپنا حلیہ درست کر لوں اور سانسی سے کہیں اور چل پڑوں۔ کہاں؟ مراد آباد کا سفر بھی کیا جا سکتا ہے، باقاعدہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ممکن ہے ان صاحب کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے، اور ان سے ماموں ریاض کے بارے میں۔ اب تو کوئی جگہ ایسی نہیں رہی تھی جہاں اعتماد کے ساتھ جا سکتا اور اپنے ماں باپ کو تلاش کر سکتا، مگر میں ان کو ڈھونڈتا بھی کہاں اور کیسے؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔